अस्सलामुअलैकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हुस्न परस्त जिनजादे की पुरअसरार कहानी। रात के बरवक्त इक़दाम से चूल्हा और ईंधन भीगने से बच गए, लिहाजा माँ नहायत इत्मीनान से हर रोज़ की तरह अंदर डालडा और बाहर मक्खन ताज़ा चुपड़ चुपड़ कर सबके लिए पराठे पका रही थी। बड़े दोनों बेटे नाश्ता करके अपने काम पर निकल चुके थे। बकिया दोनों जुड़वा उसके करीब बैठे लड़ लड़ कर नाश्ता कर रहे थे। उसकी बेटी शगुफ्ता भी दुपट्टे से मुंह पोंछती हुई एक पीढ़ी पर आ बैठी। उसकी सूरत देखते ही माँ की आंखों में रात वाला मंजर घूम गया। उसने छाबी में पराठा और रात की तरकारी उसके सामने रखकर जोर से घिरका, शगुफ्ता, तेरे अंदर से डर और खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है क्या? 1000 दफा समझाया है कि रात बरात जंगल में रफ़ा हाजत के लिए जाना ही पड़ जाए तो मुझे जगा लिया कर, मगर तेरी तो बिल्कुल ही मत मारी गई है। नया पिंड है, बदल चढ़े हुए, मी का टाइम, इतनी बेअक्ली किस काम की? शगुफ्ता ने नवाला चबाते हुए कमाल इत्मीनान से जवाब दिया, अम्मा, जब मैं रात को बाहर गई नहीं तो जगा ख्वामखा लेती तुझको। चूल्हे में ओपले जोड़ते जोड़ते माँ ने आंखें चौड़ी करके उसे घूरा और डपट कर बोली, फिट्टे मुंह, नए पिंड आकर झूठ बोलना भी सीख गई, मुझे झुठलाएगी तू? शगुफ्ता उसी बेनियाजी से बोली, जब मैं गई नहीं अम्मा तो काहे का झूठ सच? माँ यकदम ही बिफर गई। उसने जलता हुआ ओपला खींच कर उसे दे मारा। ओपला उसके गुलाबी गुलाबी पैरों से रगड़ खाता हुआ दूर जा गिरा। जलती बुझती चिंगारियां उड़ने लगीं। लम्हे भर के लिए शगुफ्ता के खूबसूरत चेहरे पर शदीद तनाव के आसार दिखाई दिए। आंखों से कोई नाकाबिले फहम सा तासुर उभरा, मगर उसने जब्त से काम लिया और गोया हुई, अच्छा ठीक है बाबा, आइंदा जगा लिया करूंगी, मुझे रोटी दो, भूख लगी है। अपना गुस्सा भूलकर माँ दोबारा उसे घूरने पर मजबूर हो गई, ताहम उसने दूसरा पराठा छाबी में डाल दिया और चूल्हे में आग दुरुस्त करके तवे पर पराठा डाला। परोठा दे अम्मा। शगुफ्ता ने खिलाफे मामूल चौथा पराठा मांगा, बल्कि हाथ बढ़ाकर खुद ही उठा लिया। फिर तो माँ को झटके पर झटके लगने लगे। वो पराठे पर पराठा तवे से उतार रही थी और शगुफ्ता निहायत इत्मीनान, सुकून और बेपरवाही से खाई चली जा रही थी। माँ का गुस्सा खौफ में बदलने लगा। दोनों लड़के निक्का और वड्डा कब से खा पी कर उठ चुके थे। बादलों से अटा हुआ आसमान कहीं कहीं से साफ हो चुका था, जहाँ से चमकते हुए सूरज की तेज नोकदार किरणें कुशादा आंगन से लिपटी चली आ रही थीं। मगर माँ की छुट्टी चूल्हे और तवे से नहीं हुई थी, वो मशीनी अंदाज में पकाई जा रही थी। फिर अचानक शगुफ्ता एक जोरदार डकार लेकर खड़ी हो गई। पे दर पे 11 पराठे और धान पान सी शगुफ्ता। माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे पिंड को इकट्ठा कर लेती, मगर किसी नादीदा हाथ ने जैसे उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। गुजरी रात को भी जब सोते सोते अचानक माँ की आंख खुल गई तो फौरन ही उसका जी धक से रह गया था। उसकी अकलौती बेटी शगुफ्ता बाहर के दरवाजे की कुंडी खोल रही थी। देखते ही देखते उसने कवाड़ बराबर किए और बाहर निकल गई। आधी रात का वक्त था। माँ फौरन उसके पीछे जाती, मगर जिस छप्पर के नीचे वो सो रही थी वहाँ से आसमान साफ नजर आ रहा था, जहाँ भरे भरे बादलों से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त बहुत से काम उसकी फौरी तवज्जो के मुस्तहिक थे। वो फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। तीनों बकरियों को लाकर छप्पर तले बांधा, भाग भाग कर सूखा ईंधन और ओपले कोठरी में लाकर डाले। चूल्हा ढांपा, मुर्गियों का टोकरा भी अंदर खींच लाई। जानवरों का चारा भी गीला होता जा रहा था, उसे भी संभाला। गोके शगुफ्ता वापस अपनी चारपाई पर आ लेटी, लेकिन माँ ने उसे टोका नहीं, मगर सुबह टोकने का अजीबोगरीब नतीजा मिला। उसे पराठे खिला खिलाकर माँ खुद भूखी अलग रह गई थी। हैरान थी कि आज के नाकाबिले यकीन वाक़ये को क्या नाम दे। बजाते खुद वो बड़े हौसले वाली औरत थी। निडर और बेबाक लोग उसकी दलेरी और साफ गोई को काबिल कदर जानते थे। निहायत हसीन मगर शफाफ किरदार की औरत। गुजरे बसरे माहों सालों में एक किस्सा ऐसा हुआ था कि आसपास की बस्तियों में उसकी बहादुरी और जीदारी की धूम मच गई थी, जब उसने महज एक लाठी के जोर पर 2 चोरों का मार मार कर भुरकस निकाल डाला था और उन्हें फरार भी नहीं होने दिया था।
14-15 साल उम्र में जब वो एक गरीब लकड़हारे की घरवाली बनी तो आसपास की औरतें उसे एक नज़र देखने के लिए टूट पड़ी थीं। दुल्हन बनकर वो चमक उठी थी। फितरी हुस्न और मासूमियत ने उसे 4 चांद लगा दिए थे। कभी कभी कुदरत अपने किसी शाहकार को यूं ही चौंका देने वाली शख्सियत बना देती है। शरीफा कुछ ऐसी ही औरत थी। साल भर के अंदर उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया तो देखने सुनने वाले रश कर बैठे। फिर वो माँ बनती चली गई क्योंकि जल्द ही शगुफ्ता आ गई। उसके बाद फिर 2 जुड़वा बेटे, निक्का और वड्डा। 5 बच्चों के बोझ तले बेचारा लकड़हारा शोहर तो पिस कर रह गया था। मगर शरीफा बर वक्त उसका बाजू बनकर खड़ी हो गई। उसने शोहर के कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। आसपास के पिंडों में वो वाहिद औरत थी जो खेत में हल तक चला लेती थी। कभी वो शोहर के साथ मिलकर दूसरों की ज़मीन पर बुआई करती, कभी कटाई, कभी भरी दोपहर में फसल से कव्वे तीतर उड़ाती नजर आती, कभी नरम ज़मीन से सब्जियां निकालती नजर आती। गर्ज ये कि वो हर तरफ एक खेत मजदूर मशहूर हो गई। तेज़ धूप, मुसलसल मेहनत मजदूरी और गर्म लू के थपेड़ों ने उसका वो क़यामत खेज हुस्न पिघला डाला था। चमकती हुई रंगत तप कर कुंदन हो चुकी थी, तहम वो अंदर से बहुत खुशबाश और मुतमईन थी। अपनी घरेलू जिम्मेदारी को भी निभा रही थी। बड़ी साबिर शाकिर थी। कभी किसी ने उसकी ज़ुबान से ज़िंदगी का तो कोई गिला शिकवा ना सुना था। शादी के 8वें बरस उसका लकड़हारा शोहर मुल्क अदम का राही बन गया और वो बच्चों के साथ अकेली इस दुनिया में रह गई। जिंदगी आनन फानन अधूरी रह गई। वो और उसके छोटे छोटे बच्चे हुरमा नसीब आंख से टिपके हुए आंसू बन गए। उस वक्त दोनों बड़े माजा और साजा 7-7 बरस के, शगुफ्ता 5 बरस की और निक्का वड्डा 3-3 बरस के थे। उसे बेवा हुए 10वां दिन था और वो घर के अंदर बैठकर इद्दत के दिन गुजार रही थी। गो के घर में खाने पीने के अलावा कुछ रुपए भी मौजूद थे, मगर इसके बावजूद उसे अपनी इद्दत के सिवा 4 महीने एक तवील मुद्दत मालूम हो रहे थे। बाहर मेहनत मजदूरी का कोई काम ना होने की वजह से उसे जाड़ों के ये छोटे छोटे दिन बहुत लंबे लंबे मालूम होते। कोहरे की चादर में लिपटी हुई यख बस्ता रातों में अपने सर के साईं को याद करके वो रोती रहती, या फिर घर के खर्चे का जोड़ तोड़ करती रहती। बच्चे इतने कमसिन और बेशऊर थे कि कुछ कर भी नहीं सकते थे। बाप की अचानक जुदाई से हैरान, परेशान और सहमे हुए थे। एक एक करके 10 रातें गुजर चुकी थीं। बच्चे खा पी कर कब के सो चुके थे। बाहर चारों तरफ गहरे सन्नाटे छाए हुए थे। स्याह ठंडी रात सुनसान होती चली गई। धुंध और गाढ़ी और बोझल होती गई। आज शाम से ही कोहर गिरना शुरू हो गया था। सर्दी की शदीद लहर की वजह से लोग बाग सरे शाम ही अपने घरों में घुस गए थे। गलियां और चौपाल भाएं भाएं कर रहे थे। हर तरफ वीरानी और सन्नाटे का राज था। आवारा कुत्ते तक गायब थे। वो बच्चों के करीब पलंगड़ी पर लेटी जाग रही थी। उसके करीब ही भड़ोली में उपले सुलग रहे थे। अमावस की यखबस्ता बोझल रातों में उन चिंगारियों से बड़ा सहारा रहता है। वो अपनी सोचों की पगडंडियों पर महवे खराम थी कि अचानक एक नामालूम सी आहट महसूस हुई। कोई अनहोनी थी ज़रूर। तभी नज़दीकी खेत से किसी गीदड़ की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर उठ बैठी और बगौर सुनने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई। जल्द ही दूसरी आहट उसकी समाज से टकराई, बेहद मध्यम और हल्की सी। पलक झपकते में उसने बिस्तर छोड़ा और लाठी उठा ली। दरवाजे की मोटी सी झरी ने सहन का नक्शा आईना कर दिया। काली स्याह रात के बावजूद उसे 2 साए मंडलाते नजर आ गए। अगर वो चंद सानिया भी गाफिल रह जाती तो दीवार से कूदकर आने वाले अंदर से दरवाज़ा खोलकर उसकी बकरियां हाँक ले जाते। उसने मर्दाना वार बाहर निकलकर उन्हें ललकारा और उनकी बेखबरी में उन्हें लाठी के वारों पर ले लिया। वो दोनों पूरे सहन में गधों की तरह भागे फिर रहे थे, मगर किसी तरह उनकी जान बख्शी नहीं हो रही थी। एक ने झपट कर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वाय नसीब अपनी उंगलियां तोड़वा बैठा। उन्होंने बार बार दीवार फलांगनी चाही, मगर महज लटक लटक कर रह गए क्योंकि तड़ातड़ पड़ती लाठियों ने कामयाब न होने दिया। उस एक औरत ने उन 2 मर्दों को दौड़ा दौड़ा कर उनका बुरा हाल कर दिया। साथ ही वो जोरदार बड़कें भी मार रही थी। इस धमा चौकड़ी और उछल कूद से बच्चे जाग गए और चीख चीख कर रोने लगे। हत्ता के पूरे पिंड में जगार हो गई। लोगों ने जल्द ही वारदात का अंदाज़ा कायम कर लिया और अपनी अपनी लाठियां, डंडे, कुल्हाड़ियां निकाल कर भागे, लेकिन तब तक वो उन अधमुओं से तौबा करवा चुकी थी और हालत उन बदबख्तों की मुर्दों से भी बदतर थी।
मगर आज वही जीदार औरत दम बखुद थी। शगुफ्ता ने मामूल के मुताबिक झाड़ू उठाई और गीला सहन झाड़ने लगी। झाड़ू से फारिग होकर उसने बकरियों को चारा डाला। सेला मौसम होने की वजह से वो आज घर में थी। माँ शरीफा देर तक चूल्हे के पास बुत बनी बैठी रही। अव्वल तो उसके लिए गुंदा हुआ आटा ख़त्म हो चुका था, दूजे उसकी भूख प्यास उड़ चुकी थी। वो समझने बूझने से कासिर थी कि आज उसने क्या देखा। किसी को बताती तो कोई यकीन ना करता, मगर उसकी आंखों ने जो देखा था उसमें किसी शक की गुंजाइश न थी। उसका ताज्जुब और खौफ बचा था। ये घर में घुस आने वाला चोर तो नहीं था जिसे वो मार गिराती। अब तक जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात का उसने बड़ी दलेरी और जवामर्दी से मुकाबला किया था, सवाए आज के। वो घर में इधर उधर काम करती शगुफ्ता को बगौर देखती, मगर कोई खोज न लगा सकी। दिन ढले साजा और माजा घर में दाखिल हुए। इस नए पिंड में आए इन लोगों को 6-7 माह हो गए थे। दरअसल वक्त के साथ बड़े होने पर साजा माजा ने माँ को खेत मजदूरी से रोक दिया था। दोनों बहुत जफाकश और मेहनती थे। मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे को पार रहे थे। बाप से बिछड़े हुए इन बच्चों को 12 बरस की तवील मुद्दत गुजर गई थी। साजा माजा भरपूर जवान हो गए थे। शगुफ्ता भी 17-18 की हो गई थी। पिछले 2 सालों से साजा माजा हर सावन के महीने में आमों के बागों का ठेका लेने लगे थे। इसकी वजह से उनकी सालाना आमदनी में ख्वातर ख्वाह इजाफा हुआ था। लिहाजा माँ का ख्याल था कि अगले चंद बरसों से अपनी दिली खुशियाँ कशीद कर सकेगी और बड़े तीनों बच्चों की शादियाँ कर सकेगी। इस वक्त माजा हरे चारे का गट्ठर संभाले हुए था, जबकि साजा अपने साफे में बहुत से पके हुए आम लिया आया था। रात बारिश हो जाने की वजह से ये दोनों निक्के और वड्डे को साथ लेकर नहीं गए थे। दोनों ने भागकर भाइयों को घेर लिया। हटो हटो, दूर भागो। साजा हंस हंस कर उन्हें भगाने लगा। फिर सारे आम माँ के आगे ढेर कर दिए और बोला, माँ ये सारे शाख के आम हैं, बचाओ इन लोगों से, मैं नहाने चला। हाँ हैं तो सब शाखें, माँ ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। फिर बोली, चल वड्डे बाल्टी में पानी लेकर आ, आम ठंडे होने रखूं। इतने में शगुफ्ता भी अंदर से निकली। इतने सारे आम देखकर खुश होकर दौड़ी। भैया आम लेकर आए हो? एक आकी, माँ पहले ही सुबह से तपी बैठी थी, तेवरी चढ़ाकर घिरका। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सबको हिसाब से मिलेंगे। शगुफ्ता खड़ी की खड़ी रह गई। अम्मा 1000 दफा मना किया है, शगुफ्ता को किसी शय के लिए मना न किया कर। हमारी एक ही तो बहना है, मगर तू मानती नहीं। माजा जो कुछ दूर खड़ा बकरियों को चारा डाल रहा था, बुरा मानकर बोला। माँ बड़बड़ करती चूल्हे चौके की तरफ चलती। बच्चे इधर उधर हो गए। साजा नहा कर आया तो जमीन ने जैसे उसके कदम पकड़ लिए। अम्मा, ओ अम्मा। माँ से पहले साजा पहुंचा, पीछे पीछे माँ आई। यहाँ एक हैरत अंगेज मंजर पेश नजर था। आमों की बाल्टी खाली पड़ी थी। शगुफ्ता आखिरी आम चूस रही थी और उसके सामने आमों की गुठलियाँ ढेर की सूरत में पड़ी थी। हालात की संगीनी का अंदाजा तीनों माँ बेटों को हो चुका था। माँ बहुत परेशान थी, फिक्रमंद और साथ ही खौफजदा भी थी। शगुफ्ता में कोई तब्दीली आई जरूर थी, मगर क्या, ये समझ में ना आ रहा था। अगले चंद रोज में हुआ ये कि अगर वो किसी बात पर शगुफ्ता को डांट टपट देती या रोक टोक करती, उसका रद्द अमल फौरन सामने आ जाता। हैरत अंगेज पहलू ये था कि थोड़ी देर के बाद शगुफ्ता उस काम से निहायत ढिठाई के साथ इनकारी हो जाती, जैसे बाल्टी भर आम खाने से उसने साफ इनकार कर दिया था। घर की सूरत हाल बहुत तफ्शीशनाक होती जा रही थी। रात में कभी कभी बाहर भी जाती। माँ ने हर दफा पीछा करके देखा, वो ज्यादा दूर नहीं जाती थी। उनके घर से कुछ ही फासले से एक खुला गैर आबाद मैदान था, जिसके बाद से खेतों के सिलसिले शुरू हो जाते थे। मैदान से एक तरफ को हटकर बेरों का एक अजीम शान दरख्त था, जिसके नीचे मोतिये के चंद झाड़ खड़े लहराते थे। शगुफ्ता बस यहीं तक आती थी। माँ को वो दूर से दिखाई दे जाती और जब तक वो उसके सर पर पहुंचती, शगुफ्ता वापस चल देती। जिस सुबह माँ उसे याद दिलाने की कोशिश करती कि देख शगुफ्ता, रात तो फिर बिला वजह घर से बाहर निकली थी। शगुफ्ता साफ मुकर जाती, मगर फिर उसी वक्त माँ की शामत आ जाती। शगुफ्ता गर्दन झुका कर जो पराठे खाने शुरू करती तो आटे का कूंडा ख़त्म कर देती। यूं भी उसकी खुराक आम दिनों से ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे मौक़ों पर माँ ने ख़ास तौर पर महसूस किया था कि शगुफ्ता की खूबसूरत आंखें गुलाबी माइल सी नज़र आने लगती थीं और खुमार आलूद हो जाती थीं। दिन रात बेचारी औरत परेशान रहती।
कई दिनों से मींह बरसा ना था, मगर आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवा बिल्कुल बंद थी, हर तरफ घुटन थी, बदन पसीनों से तर और दम घुटने लगता। ये एक बेकैफ और उदास सी शाम थी। तभी साजिद तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर में दाखिल हुआ। माँ खामोश बैठी मुर्गियों को रोटी चूर चूर कर डाल रही थी। वो तेज आवाज में बोला, माँ जल्दी चलो, यहाँ से 2 कोस पर एक पुराने बरगद की जड़ में बहुत पहुंचा हुआ बाबा जोगी बैठा है। कहते हैं बड़ा ज्ञानी और सियाना बाबा है। शगुफ्ता को लेकर चलते हैं माँ उसके पास। दूर दूर से दुनिया आती है वहाँ। चल उठ कुड़ी। माँ ने क्रोशिया बुनती शगुफ्ता को हुक्म दिया। भाई की बात उसने भी सुनी थी। अंदर से बड़ी चादर ओढ़ कर आई और तीनों बाहर चल दिए। बाहर सख्त गर्मी और वीरानी का आलम था। सूरज के सामने कभी बादल आ जाते, कभी हट जाते। लू पर लू बरस रही थी। पसीना था कि धुआंधार बह रहा था। शगुफ्ता तब से अब तक एक लफ्ज ना बोली, चुपचाप चली जा रही थी। एक पिंड के शुरू में ही जोगी बाबा दूर से नजर आ गया, जो बूढ़े बरगद के नीचे ज्ञान धान में धुत बैठा था। वहीं 2 चेले पूजा पाठ में मसरूफ थे। उस वक्त और कोई ना था। नहर के किनारे घने पेड़ों के नीचे कदरे सुकून का एहसास हुआ। साजे ने नहर के पानी से मुंह पर छींटे मारे और माँ से मुखातिब हुआ, माँ पहले जाकर मैं बाबे को हकीकत हाल सुनाता हूँ, फिर तुम दोनों आ जाना। माँ ने हाँ में सर हिलाया और खुद भी मुंह हाथ धोने लगी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि जोगी बाबा की आवाज़ सुनाई थी, कहाँ है वो कन्या, उसे मेरे सामने लाओ। माँ जल्दी से शगुफ्ता का बाजू पकड़कर करीब ले गई और अदब से बिठा दिया। बाबे ने अपने लाल दीदे निकालकर उसे नजरों के हिसार में लिया। शगुफ्ता की सितारों की तरह जगमग जगमग करती रोशन आंखें, फूल सा शगुफ्ता चेहरा और भरे भरे गुलाबी गाल। बाबा तो जैसे जाप करना भूल गया। वो माँ से भी बढ़कर हसीन और दिलरुबा निकली थी। हंसती तो सारा चेहरा हंस पड़ता था। कुछ ऐसी ही दिलकशी और रानाई समाई थी उसके सरापे में। जोगी बाबा पर खुद फरामोशी सी छा गई। अचानक उसने अपना कशकोल उठाया और शगुफ्ता की आरती उतारने लगा। वो बेहिस्सी सर झुकाए बैठी थी। तभी अजीब तमाशा हुआ। कोई कुछ समझ ना पाया कि ये हुआ क्या। कशकोल बाबा के हाथों से निकला और जन से उड़ता हुआ बरगद के लटकते हुए पत्तों के नीचे फिजा में मौल्लक हो गया। अकीदत का मारा हुआ साजा मारे जोश से उठकर खड़ा हो गया। वो ये समझा कि जोगी बाबा ने अपना कोई कमाल दिखाया है, लेकिन फिर फौरन ही उसका जोशो खरोश खौफ में तब्दील हो गया। कशकोल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता, ठक से जोगी बाबा की सफा चट चंदिया से टकराकर दोबारा फिजा में मुअल्लक हो गया। दोनों चेले हज़ियानी अंदाज में चीखने लगे। तभी कशकोल ने दोबारा नीचे उतरना शुरू कर दिया। जोगी बाबा ने जोरदार चीख मारी और अपनी चौकी से उठकर भाग निकला। पीछे पीछे दोनों चेले थे। हालत ये थी कि उन लोगों के हलक से पूरी आवाजें तक नहीं निकल रही थी। एक चेले की धोती खुलकर पीछे रह गई और वो आगे निकल गया। तीनों गुरु और चेले नहर के किनारे तीर की तरह तेजी से जा रहे थे। देखते ही देखते कशकोल उड़ता हुआ नहर के पानियों में गड़ाप से जा गिरा, यूं गोया किसी ताकतवर नादीदा हाथ ने उसे खींच कर दे मारा हो। बदहवास माँ और साजा फटी फटी आंखों से ये अनहोनी देख रहे थे। दहशत और बेपनाह खौफ से उनकी गिग्गी बन चुकी थी, लेकिन इसके बरक्स शगुफ्ता हंसी से लोट-पोट होए जा रही थी। उसकी खामोशी यकलक टूट गई और तमाम हिस्सियात बेदार हो चुकी थी। कतई रोजमर्रा वाली नॉर्मल शगुफ्ता लग रही थी और अल्हड़पने से कहे जा रही थी, माँ देखना जरा बाबे को क्या हो गया। बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले वाक़ये में तो वो मौजूद ही ना थी। माँ फौरन वापस चल पड़ी। चंद घंटों के अंदर अंदर हैरत अंगेज तौर पर तब्दीली हो चुकी थी। हवा खुल गई, घुटन और हब्स का दूर दूर तक पता न था। कुदरत अब मेहरबान हो चुकी थी। बरसात की सुहानी शाम उतरती चली आ रही थी। गहरा नीला आसमान, रास्ते के दोनों अतराफ वाली घास पे लहरें उठ रही थी। हवाओं में सरसराहट और सरखुशी थी। हरे चारे से भरी हुई बैलगाड़ियां घरों की तरफ सरपट भागे जा रही थीं। वापसी में शगुफ्ता मुसलसल बातें करती हुई चल रही थी। बिला आखिर साजे ने झुंझलाकर उसे टोक दिया, चुप चुप करके चल शगुफ्ता, मगज घूम गया तेरी बातों से। बाकी बात अभी उसके मुंह में रह गई और वो लड़खनियां खाता हुआ पानी से लबालब भरी हुई नाली में जा गिरा, जैसे किसी ने उसे जोरदार धक्का दे दिया हो। माँ का मुंह तो सदमे से खुले का खुला रह गया। दूर फिटे मुंह,
उसने अपने बेटे को सहारा देते हुए शगुफ्ता को डांटा, लेकिन डांटते ही धड़ाम से खुद भी उस पर ढेर हो गई। अब दोनों के मुंह से डरी डरी कराहें बरामद हो रही थीं। घसीटते घसीटते बमुश्किल तमाम शगुफ्ता का सहारा लेते किसी न किसी तरह घर तक पहुंचे और हफ्ता भर तक चोटें सहलाते रहे। पिंड की चहल पहल और चौपाल की रौनक खत्म हो चुकी थी। कच्चे मकानों से कहीं कहीं चिरागों की रोशनी झलक रही थी। आसमान तारीक था और आज तो गीदड़ों की आवाजें भी बंद थी। माँ शरीफा देर से लेटी करवटें बदल रही थी। चेहरे पर परेशानी थी। सब बच्चे अपनी अपनी जगह पड़कर सो चुके थे। उसका जहन कई दिन से किसी फैसले पर पहुंचना चाह रहा था। सोचते सोचते बिला आखिर वो पुरसकून हो गई। उसने फैसला कर लिया था कि उसे साजे माजे से पहले शगुफ्ता को घर से रुखसत करना होगा। शायद इस तरह बेटी का उलझा हुआ मसला सुलझ जाए। कई लड़के उसकी नज़र में थे भी। एक बड़ा फैसला करके उसे वाकई सुकून मिल गया और वो सो गई। अगली सुबह मौसम खुशगवार था। बादल छट चुके थे। निखरे हुए दरख्त और पौधे सरसब्ज़ो शादाब हवा दे रहे थे। आज हवा के झोंकों में ताजगी थी। सुबह के काम धंधे से फारिग होते ही वो अंदर की कोठड़ी से 2 बड़े बड़े ट्रंक खींच लाई और बेटी से बोली, ले धी रानी, आज अपने जहेज के कपड़े लत्तों को हवा और धूप लगा ले। रब खैर करे, अब बाबुल के वेड़े तेरे दिन गिने गए। इतना कहते कहते खुद ही उसकी आंखें भर आईं। वो शगुफ्ता के तासुरात पर तवज्जो दिए बगैर दोबारा अंदर झांक उसी। कोई ज्यादा देर भी नहीं लगी थी जब वो बाहर आई तो शगुफ्ता दूसरी तरफ मुंह किए दरख्त तले बैठी क्रोशिया बुन रही थी और दोनों ट्रंकों से धुएं की लकीरें, काली काली लकीरें फिजा में उड़ रही थीं। हाय रे रब्बा! माँ तो कलेजा थाम कर वहीं जमीन पर बैठ गई। फिर उसके बाद शगुफ्ता के ब्याह के लिए माँ की 2-3 कोशिशें इसी तरह रायगा गईं। वो दिल थाम कर रह गई। अच्छी खासी लड़की सहरज़दा मशहूर होने लगी। दोनों भाई भी पूरी कोशिश कर रहे थे। तावीज़ घर में आने से पहले गायब हो जाते, नक्श फटे हुए मिलते। माँ ने एक दिन उसको अपने पास बिठाया और नरमी से पूछा, अरे शगुफ्ता, वो कौन है जो तेरे पीछे पड़ा है और हमें सताता रहता है? कोई औरत है या बंदा है? आखिर कौन है वो साजन है माँ, साजन। कहता है तेरा साजन हूँ। वो बेरी के नीचे मोतिये की झाड़ी में रहता है। माँ दहशत से सफ़ेद पड़ गई। उसने अपना सर पीट लिया। वो साजन नाम की नादीदा हस्ती से किसी तरह अपनी बेटी को बचाती। माँ ने बहुत दिनों तक उस अनहोनी को लोगों से बचा बचा कर रखा, मगर 2 वाक़यात इस तरह नुमायां होकर सरेआम आए कि माँ की कोई पेशबंदी काम ना आ सकी। आमों के ठेके के दौरान एक रोज़ जबकि दरख्तों से धड़ाधड़ फल तोड़ा जा रहा था और बाग में पेटियों के ढेर लगे हुए थे। ये पूरा घर हाथ बटाने के लिए बाग में पहुंचा हुआ था। ऐसे मौक़ों पर माँ रोटी टुकर और लस्सी की चाटी समेत जाया करती थी। उनके लिए ये खुशी से भरपूर दिन होते थे। सवेरे नूर के तड़के से दोपहर तक शदीद तरीन मेहनत मुशक्क़त के बाद सब ने मिलकर हंसते गाते खाना खाया। फिर ज़रा सी देर के लिए इधर उधर हो गए। उन्हीं लम्हों में करीबी अमरूद के बाग में घूमते फिरते हुए माली की उस वक्त खौफ से गिगी बन गई जब उसने छोटे से छतनावर अमरूद के दरख्त तले अपनी पूरी जिंदगी का हौलनाक तरीन मंजर देखा। दरख्त के साए में उगी हुई हरी घास पर तने से टेक लगाए शगुफ्ता बैठी थी। अधखुली नीम बाज आंखों में कैफ ही कैफ, खुमार ही खुमार घुला हुआ था। दरख्त की एक टहनी झुककर इतनी करीब आ चुकी थी कि हरे पत्तों के बीच झूलता हुआ अमरूद साफ नजर आ रहा था और शगुफ्ता शौकी से हंस हंस कर खाई जा रही थी। माली के देखते ही देखते अमरूद खत्म हो गया तो वो टहनी हट गई और उसकी जगह दूसरी टहनी खुद ब खुद सरसराती हुई शगुफ्ता के सामने झुक आई। उसमें दूसरा अमरूद लटक रहा था। माली चीखता चिल्लाता राम राम करता हुआ भागा। खेलने वाले चंद लड़कों ने भी ये नज़ारा आंखों से देखा। शाम तक ये किस्सा हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल चुका था। दूसरा किस्सा भी कम हैरत अंगेज न था, खौफनाक और नाकाबिले यकीन। हर साल की तरह इस साल भी नहरों की खाटियां यानी सफाई शुरू हुई तो छोटे पिंडों की तरफ जाने वाली पानी की नालियां रफ्ता रफ्ता सूखती चली गईं। नहरी सफाई का ये मरहला तकरीबन 1 माह तक जारी रहता है। ऐसे मौके पर देहाती औरतें नहर के जिस हिस्से में पानी भरा हुआ देखती हैं वहीं लकड़ी का फट्टा बिछाकर कपड़े धोती हैं। खरीफ की फसल कट चुकी थी। खेतों में हर जगह कमाद यानी गन्ने और मकई के कटे हुए महारों का ढेर लगा हुआ था।
माँ के कहने पर शगुफ्ता ने घर भर के मैले कपड़ों का गठड़ा उठाया और कपास के लहलहाते खेतों से होती हुई गहरे पानी की तलाश में नहर की तरफ चली। बीच आसमान से होता हुआ सूरज कदरे मगरिब की तरफ ढलक गया था। धूप में तमाज़त आ गई थी। शगुफ्ता हर चीज से बेनियाज तेज तेज कदमों से पानी की एक नाली के करीब आकर रुक गई। कुछ फासले पर दो औरतें कपड़े धो रही थीं। कदरे पानी देखकर शगुफ्ता ने भी नाली के आर पार लकड़ी रखी और कपड़े धोने बैठ गई। लेकिन सूरत हाल ये थी कि पानी काफ़ी नशेब में होने की वजह से उसे खास से नीचे झुक झुक कर पानी लेना और कपड़ों पर डालना पड़ रहा था। मगर ये सब देहातों के मामूलात में शामिल था। एक औरत हंसकर छेड़ने लगी, बल्ले वही आज ता बहुत मेहनता हो रही। दूसरे हंसकर तमस्कर से बोली, पर पानी नहीं वचारी वल, साड़ी वल खासा उच्चा है। और ये बात सच भी थी, मगर औरत फौरन ही झूठी साबित हो गई। वो दोनों कपड़े धोना छोड़ दीदे फाड़े देख रही थी और शगुफ्ता और उसका एक हाथ छपा छप ठाटे मारते पानी में चल रहा था और दूसरे से वो धमाधम पीट रही थी। जुबान से ना वो पहले कुछ बोली थी ना अब। जिस लकड़ी के फट्टे पर बैठकर वो कपड़े धो रही थी उसके नीचे पानी इस तरह लहरें ले रहा था जैसे जमीन से उबल पड़ा हो। इस जफाकश और मेहनती टब्बर को लोगों ने आसेब ज़दा कहना शुरू कर दिया था। माँ के दुख रोए ना कट रहे थे। कई बार लड़की को किसी बात पर डांट डपट या झिड़क देने पर माँ की चारपाई उलट दी जाती, मगर वो बेबस थी, क्या करती। अपनी तरफ से बहुत कुछ कर चुकी थी। लड़की तो लड़की थी। लोगों ने साजे और माजे के रिश्ते तक करने से इनकार कर दिया था। उधर जूं जूं वक्त को पर लग रहे थे, शगुफ्ता हसीन से हसीन होती जा रही थी। खामोश बैठी मुस्कुराए जाती जैसे कोई लतीफ़े सुन रही हो। यकबस्ता जाड़े की वो एक रात थी। सर्दी बहुत बढ़ गई थी। पिंड भर पर गहरा सन्नाटा तारी था। हवाएं खून ख्वार बिल्लियों की तरह गुर्रा रही थीं। रात के गहरे सन्नाटे में कमरे के बाहर कदमों की आहट उभरी। चाप करीब आई। माँ ने गर्दन मोड़कर देखा, साजा दरवाजे पर खड़ा था। मगर इससे पहले वो बोलती, साजे ने मुंह पर उंगली रखकर बाहर आने का इशारा किया। माँ ने मोटा खेर सोड़ा और बाहर आ गई। अब साजा बाहर जाने वाले दरवाजे पर खड़ा था। इसी तरह होंठों पर उंगली रखे रखे उसको घर से भी बाहर आने का इशारा करता हुआ वो कबाड़ खोलकर बाहर निकल गया। परेशान सी माँ भी बाहर निकल आई। चंद कदम दूर खड़े साजे के रवैये में अब भी तब्दीली न आई। वो आगे आगे, माँ पीछे पीछे चलती गई। तेज हवा से टूटकर गिरने वाले पत्ते खड़र खड़र बज रहे थे। ज्यादा घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। ऐसे में उन दोनों के साए पुरअसरार लग रहे थे। कई गलियां पार करने के बाद वो मस्जिद के सामने जा निकले। कच्ची मिट्टी से बनी हुई छोटी सी मस्जिद के कवाड़ भिड़े हुए थे। इमाम साहिब अपने हुजरे में सो रहे थे। यहाँ तक पहुंचकर साजे ने माँ का हाथ थामा और मस्जिद के अंदर पहुंचकर बड़े मीनार के साए तले बैठ गया। माँ ने गर्दन उठाकर तारीक आसमान की तरफ देखा और तीखे लहजे में पूछा, मुंडिया, तेरा मगज तो ठीक है या तू भी शगुफ्ता की तरह बन गया है? साजे ने जोर से माँ का कंधा दबाया और सरगोशी में गोया हुआ, माँ, उसका नाम मत ले। जो मैं बताऊं उसे गौर से सुन। अच्छा, क्या बता ना जल्दी से। साजे ने माँ को बहुत करामत बातें बताईं। वो बहुत गौर से सुन रही थी। उसकी परेशान आंखें मस्जिद के सहन में गड़ी थीं, जहाँ बहुत से सूखे पत्ते उड़ रहे थे और ताक में एक कड़वे तेल का चिराग जल रहा था। माँ ने वहीं बैठे बैठे गिड़गिड़ा कर अपने घर के सुकून के लिए रब सोने से दुआएं की। उस रात के बाद से माँ बेटे ने सर धड़ की बाजी लगा दी। साजे ने माँ को बताया था कि किसी खानका में एक शाह साहब बैठे हैं। किसी बताने वाले नेक बंदे ने उनकी बहुत सी खूबियाँ बताई हैं। चुनाचे साजा उनसे मिला जाकर उन्होंने तमाम माजरा बहुत तफसील से कुरेद कुरेद कर मालूम किया। फिर सवाल किया कि तुम्हारी बहन क्या बहुत खूबसूरत है? साजे ने कहा, हाँ, हमारी माँ जैसी खूबसूरत है। उन्होंने कहा, असल वजह यही है, उस पुरअसरार हस्ती का नाम साजन नहीं है, बल्कि वो अपने आप को शगुफ्ता का साजन कहलवा रहा है। शाह साहब ने हदायत की कि मेरा जिक्र शगुफ्ता के सामने हरगिज़ ना किया जाए और अगर किसी किस्म का राय मशवरा करना हो तो उससे छुपाओ, राजदारी रखो। लिहाजा एक दिन जबकि शगुफ्ता घर से बाहर थी तो शाह साहब ने साजे के ज़रिए 4 कीलें घर के चारों कोनों में गड़वा दी और अगर माँ बेटे ने आपस में मशवरा करना होता तो वो पहले दिन की तरह मस्जिद में जाकर करते थे, क्योंकि शाह साहब ने बताया था कि मस्जिद में वो जिन हरगिज़ दाखिल ना हो सकेगा। गर्ज उन्होंने शगुफ्ता को हर तरह से लाइम रखा हुआ था।
शाह साहब ने घर में दम किए हुए पानी का छिड़काव भी करवा दिया था। माँ को पढ़ने के लिए बहुत कुछ बताया जो वो पढ़ती रहती थी। चंद माह पहले ये लोग आम के बागों के ठेके की वजह से इस नए पिंड आकर रहने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में इन लोगों ने शाह साहब की हदायत पर यहाँ से नकल मकानी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ये सब कुछ बहुत राजदारी के साथ बाहर ही बाहर हो रहा था। तकरीबन 40 रोज़ बखैरियत गुजर जाने के बाद इस किस्से का सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला और सबर आजमा मरहला आ पहुंचा था। तीनों माँ बेटे एक दफ़ा फिर मस्जिद में जमा हुए। उन दोनों के साथ अब माजा भी शामिल हो चुका था। साजे ने जो ही इस मरहले को खुलकर बयान किया, माजा बिफर गया। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये सरासर जुल्म है, बेइंसाफ़ी है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। माँ बेचारी दमबखुद बैठी थी। साजे ने बड़े तहम्मुल से भाई को समझाना चाहा। ये बहुत ज़रूरी और आखिरी हल है माजे, वरना हमारी बहन इसी तरह वीरान रहेगी, उसकी बर्बाद ज़िंदगी का फिर क्या बनेगा। लेकिन ये जुल्म है साजे, वो मर जाएगी। माजे ने गुस्से से बल खाकर दोबारा बिफर कर कहा, वो इतनी तकलीफ किस तरह सहेगी साजे, ऐसा कुछ नहीं होगा। माजे की पीठ थपकते हुए साजे ने बहुत यकीन से कहा, शाह साहब कहते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी बहन के पीछे लगी है वो मेरे कहने पर अमल करने के बाद फौरन उड़न-छू हो जाएगी। लड़की की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बनी हुई है। जैसे ही उसके हुस्न में ऐब पैदा होगा, वो जो उसका साजन बना फिरता है ना, दफान हो जाएगा। माजे ने हार माने बगैर गुस्सेले लहजे में उससे दरियाफ्त किया, अच्छा तो क्या तू शाह साहब का कहा पूरा कर सकता है, बता ज़रा। साजे का दिल धक से रह गया। वो चुप का चुप रह गया, फिर आंखों पर हाथ रखकर दर्दनाक आवाज में गोया हुआ, नहीं, शाह साहब का कहा तो मैं भी पूरा नहीं कर सकता, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, ना हौसला। उन तीनों की सरगोशियों को सांप सूंघ गया, चुप की चादर तन गई। फिर माँ जैसे एक झुरझुरी सी लेकर बेदार हो गई, सीने पर हाथ मारकर अज़म से बोली, ये काम मैं करांगी पुत्र, मैं करांगी। और फिर 2 दिन के बाद तीनों माँ बेटे शगुफ्ता को शाह साहब की चादर उड़ाकर खानका में ले गए। शाह साहब ने उसे खींचे हुए हिसार के अंदर बिठा दिया। वहीं जलते हुए कोयलों पर लोहे का एक चिमटा रखा था। वो कलामे पाक का विर्द कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने इशारा किया। माँ ने धड़कते दिल पर सब्र की जाने कौन सी सिल रखकर चिमटा उठाया और वो दम किया हुआ चिमटा शगुफ्ता का चमकता हुआ गोरा गोरा गाल दाग गया। फिजा में खाल जलने की चरांद उठी और शगुफ्ता एक दिल दोस्त चीख मारकर बेहोश हो गई। वाकई शाह साहब का कहा हुआ दुरुस्त साबित हुआ। उस दिन के बाद से वाकई इस टब्बर की निजात हो गई और वो नादीदा साजन अपनी दागदार सजनी को हमेशा के लिए छोड़ गया।